नमस्ते मेरे प्यारे। विद्या शक्ति के क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे आज के विचार के साथ। तो देखते हैं बच्चों, आज का विचार क्या है। तो बेटा, आज का विचार है, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो इरादे, तो आपके जो तरीके हैं उसको बदलो, इरादों को नहीं। ठीक है। अगर आपने जिंदगी में कुछ ठान रखा है कि आपने कुछ बनना है, आपने जीवन में कुछ पाना है, आपका कुछ लक्ष्य है, तो आपने क्या करना है बेटा? आपके मन में एक इरादा बना रखा है आपने, है ना? आपके मन में एक पक्का इरादा बना रखा है कि हमें जो है इसे पाना ही पाना है, इस मुकाम तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो हमें क्या करना चाहिए बेटा? कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक या दो तरीकों से वहां तक नहीं पहुंच पाते, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारा तरीका ठीक नहीं है तो हमें उस तरीके को बदलना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, आप जैसे गणित कर रहे हो, ठीक है, कोई सवाल आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या नहीं करेंगे बेटा? उसको समझने का प्रयास जो है नहीं छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। उसको समझने के लिए आप दूसरे तरीकों को अपनाएंगे, है ना? किसी दोस्त से पूछ सकते हो आप, किसी शिक्षक से बात कर सकते हो उसके बारे में, बहुत सारे उदाहरणों की मदद ले सकते हो और तरीकों का उपयोग करते हुए आप उसके आंसर तक पहुंच सकते हो। तो अगर जिंदगी में आपने कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि इरादे ही हमें क्या करते हैं बेटा? आगे ले जाते हैं, है ना? तो बच्चों, इसी एक शुभ विचार के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे बेटा। आज का हमारा चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। तो हम बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? कोल और पेट्रोलियम क्या है, ये किस प्रकार के संसाधन होते हैं, क्या ये प्रकृति में पाए जाते हैं, ये कौन बनाता है, मनुष्य द्वारा बनते हैं कि प्रकृति द्वारा बनाई जाती है, ये सभी बातें हम समझेंगे। तो इसको समझने से पहले आपको मैं यहाँ पर क्या दिखाने वाली हूँ? यहाँ पर जो है एक सिमुलेशन आपको दिख रहा है। सभी बच्चों को दिख रहा है बेटा? सिमुलेशन दिख रहा है सभी को? ओके। अब जो है यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको बच्चों, बताइए। यहाँ पर आपको सूर्य चमकते हुए दिख रहा है ना? और क्या दिख रहा है बेटा? बताइए, एक एक करके सभी बताते जाइए, क्या क्या दिख रहा है आप सभी को? बोलिए, क्या दिख रहा है बच्चों? बिल्कुल सही, आपको यहाँ पर पर्वत दिख रहे हैं। और क्या दिख रहा है बेटा? पर्वत दिख रहे हैं, झरना दिख रहा है, और समुद्र या नदी जो भी है, पानी का एक स्रोत दिख रहा है ना? और बेटा, आपको पता है ये सभी जो आप देख रहे हो अभी चित्र में, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक संसाधन है। क्या है बच्चे? प्राकृतिक संसाधन है ना? तो ये देखो बेटा, जब बारिश होती है, आप सोचते हो ना कि बारिश कैसे हो रही है? सोचते हो? आपने छोटे क्लासेस में जल चक्र के बारे में पढ़ा है बेटा? जल चक्र के बारे में पढ़ा है? क्या पढ़ा है आपने जल चक्र के बारे में, या वाटर साइकिल के बारे में क्या पढ़ा है? बताइए आप मुझे, ये जल चक्र होता क्या है? देखो बेटा, जब नदियों या तालाबों या झीलों, झरनों वगैरह से सूर्य के गर्मी के कारण पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? वाष्पीकरण अथवा वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, है ना? तो जब वहां पर जो है इवापोरेशन होता है बेटा, तो पानी के कण जो है ऊपर उठ जाते हैं, है ना? फिर वो धीरे धीरे बादल बन जाते हैं, और बादल बनने के बाद जब बहुत अच्छी तरह से उसमें पानी के ड्रॉप्स भर जाते हैं, तो वो अचानक जब जो एटमॉस्फेयर है ठंडा हो जाता है, वो पानी के रूप में नीचे की तरफ आता है। फिर से वो पानी तालाबों में, नदियों में, झीलों में भर जाते हैं। तो ये जो चक्र है वो चलता ही रहता है ना? तो जल चक्र में पानी बार बार प्रकृति में वापस आता रहता है। तो ऐसे कुछ संसाधन है बेटा जो बार बार प्रकृति में बनते रहते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश। रोज आपको सूर्य की गर्मी मिलती है, सूर्य का प्रकाश आपको प्राप्त होता है, जिससे हमारा जो जीवन है, हमारे पृथ्वी पर जीवन संभव है ना? पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और जो मनुष्यों, जो अन्य जीव है, उनको भोजन प्राप्त होता है। तो कुछ ऐसे संसाधन प्रकृति में है जो बार बार बनते रहते हैं। तो हम देखते हैं बेटा प्रकृति के कुछ संसाधनों के बारे में जो नवीकरणीय है और जो अनवीकरणीय है। अब ये सब क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है?
तो पहले हम क्या करते हैं, आज हम एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, प्रकृति का अनमोल खजाना। ओके, आप सभी सुनने के लिए तैयार हैं बेटा? तो ये स्टोरी का नाम है प्रकृति का अनमोल खजाना। इसमें आरव और उसकी जो दादी जी हैं वे क्या कर रहे हैं, देखिए बेटा। एक दिन आरव जो है अपनी दादी के साथ गांव गया, तो रास्ते में उसने हरे भरे पेड़, बहती नदी, मिट्टी, हवा और चमकता सूरज देखा, है ना। तो गांव जो होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, है ना। आपके यहाँ का सब प्रदेश कैसा है, आप मुझे बताइए। क्या बहुत सुंदर जगह पे रहते हो आप लोग, है ना। तो वहां पर क्या क्या है बेटा, हरे हरे पेड़ है, बहती नदी होगी, मिट्टी, हवा, चमकता सूर्य, ये सब हम जो है ऐसे जो गांव वगैरह के जो विलेजेस वगैरह है वहां पर देख सकते हैं, है ना। तो आरव ने दादी से पूछा, दादी ये सब हमारे लिए कहाँ से आया? तो बच्चा क्या पूछ रहा है दादी से? पूछ रहा है ये जो चमकता सूर्य है, नदी का पानी है, पेड़ पौधे है, मिट्टी है, ये सब हमारे लिए कहाँ से आया? तो दादी ने मुस्कुरा कर कहा, वे क्या बोली, बेटा ये प्रकृति के अनमोल उपहार है, इन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, है ना, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो ये सब क्या है बेटा, प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति द्वारा हमें दी गई है, जो प्रकृति में होता है, हम नहीं बनाते हैं उसको, है ना। जो हम बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं बताइए? जो हम लोग जिन वस्तुओं का निर्माण करते हैं, मनुष्य जिन वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं बेटा? आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए, बताइए क्या बोलते हैं? उन्हें हम कहते हैं, वेरी गुड, मैन मेड थिंग्स, है ना। मानव निर्मित वस्तुएं जो प्रकृति में होता है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। वेरी गुड। तो आरव ने फिर से पूछा, क्या ये हमेशा हमारे पास रहेंगे? तो दादी जी ने क्या कहा? दादी ने कहा, कुछ संसाधन हमें प्रकृति बार बार देती है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। क्या कहा उन्होंने? कि कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जो हमें प्रकृति बार बार देती है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसे बनने में करोड़ों लाखों वर्ष लग जाते हैं। अगर हम उन्हें लगातार इस्तेमाल करते रहे तो एक दिन खत्म हो सकते हैं। तो आप बच्चे मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि प्रकृति जो हमें बार बार देती है उन संसाधनों के कुछ उदाहरण, और जो ऐसे कुछ उदाहरण जो प्रकृति में हम इस्तेमाल करते रहे तो एक दिन खत्म हो सकते हैं। देखती हूँ चैट बॉक्स में किसके आंसर्स आते हैं। ओके बेटा, तो अगले दिन आरव ने पापा को बाइक में पेट्रोल भरवाते देखा, तो उसके मन में सवाल आया। उसने पूछा, पापा ये पेट्रोल कहाँ से आता है? ओके, आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा। तो आरव ने पूछा कि पापा ये पेट्रोल कहाँ से आते हैं? तो पापा ने कहा, ये धरती के अंदर से मिलता है। स्कूल में आरव ने यही सवाल अपनी शिक्षिका से पूछा। बेटा ऐसे कई बार होता है जब हम कई प्रश्नों के जो है उत्तर जब हमें नहीं मिलता है, या हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता कि पापा ने ऐसे बोल दिया, मम्मी ने ऐसे बोल दिया, या भाई ने ऐसे बोल दिया, हम क्या करते हैं, हम जाकर अपने अध्यापकों से पूछते हैं। तो हमें ऐसा लगता है जब हम अपने शिक्षकों से कोई सवाल करते हैं तो हमें लगता है कि वे हमें उसका सही सही उत्तर दे सकते हैं, है ना। तो शिक्षिका ने क्या बताया बेटा? बहुत बढ़िया, जेयूपीएस चंदापुर के बच्चों ने कहा है वाटर। बहुत बढ़िया, सभी आप उदाहरण लिखिए बेटा। तो शिक्षिका ने क्या बताया बच्चे? बहुत पुराने समय में पेड़ पौधों और जीव जंतु जो धरती के नीचे दब गए थे, लाखों करोड़ों वर्षों तक गर्मी और दबाव के कारण उनसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन बने। क्या कहा मैम ने उनसे? कि बहुत पुराने समय पहले पेड़ पौधे, जीव जंतु धरती के नीचे दब गए थे, लाखों करोड़ों वर्षों तक गर्मी और दबाव के कारण उनसे क्या क्या बने? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन बने। आरव ने आश्चर्य से बोला, तो धरती के अंदर करोड़ों साल पुरानी ऊर्जा छिपी है क्या? क्या पूछा बच्चे ने? क्या धरती के अंदर करोड़ों साल पुरानी ऊर्जा छिपी हुई है? शिक्षिका ने क्या कहा? बिल्कुल, लेकिन इन्हें बनने में बहुत लंबा समय लगता है
और हम इन्हें बहुत तेजी से उपयोग करते रहे तो क्या होगा, तो ये खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हमें इनकी समझदारी से उपयोग करना चाहिए। फिर शिक्षिका ने बच्चों से पूछा, अगर एक दिन कोयला और पेट्रोलियम खत्म हो जाए, ये सवाल मेरा आपसे भी है बच्चों, अगर एक दिन कोयला और पेट्रोलियम जैसे संसाधन खत्म हो जाए तो हमारी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या क्या बदल जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए चैट बॉक्स में बच्चों। ठीक है, तो सभी बच्चे सोचने लगे, आप भी सोचिए और सोच के मुझे आंसर करिए बेटा। तो हमारे प्रकृति में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं या कुछ ऐसे ऊर्जाएं हैं जो क्या होती है, बनती है और हम उसका हमेशा जो है उपयोग कर सकते हैं, है ना। और कुछ ऐसे ऊर्जा के स्रोत भी है जिनको हम बार बार उपयोग करने पर वो खत्म हो जाएंगे। तो उन्हें कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं बच्चों। प्राकृतिक रूप से पुनर्भरण, यानी कि बार बार जो प्रकृति में बनते रहते हैं, जैसे सूर्य, पवन, जल। तो जीयूपीएस चंदापुर के बच्चों ने बहुत सही आंसर बताया है, वाटर विंड करके लिखा है उन्होंने, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये सभी क्या है, प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करना। तो प्राकृतिक रूप से पुनर्भरण होता है, पुनर्भरण यानी बार बार बनता रहता है, जैसे सूर्य, पवन, जल आदि प्राकृतिक स्रोत। ओके, चलिए अब स्थायी है, भविष्य में भी उपलब्ध रहेंगे। तो ये सब कैसे ऊर्जा के स्रोत होते हैं बेटा, जो हमें भविष्य में भी उपलब्ध रहेंगे और पर्यावरण अनुकूल होते हैं बेटा। सूर्य का प्रकाश हो, चाहे पवन ऊर्जा हो, जल ऊर्जा हो, इनसे क्या होता है, कम प्रदूषण होता है। क्या होता है बच्चों, कम प्रदूषण, यानी कि लेस पोल्यूशन होता है। और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कैसे स्रोत होते हैं, जो बार बार यूज करने पर, बार बार उपयोग करने पर ये खत्म हो सकते हैं। ओके, सीमित संसाधन है बेटा ये। सीमित संसाधन यानी जैसे कि जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम वगैरह कैसे संसाधन है, सीमित संसाधन है। क्योंकि अगर ये एक बार खत्म हो गए तो इसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष जो है लग जाएंगे, है ना। अस्थाई है, भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। आप यूज करते रहो, ये भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, तो ये अस्थाई है। और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव करता है बेटा। पेट्रोलियम हो, चाहे वो कोयला हो, उसका बार बार जब उपयोग करते हैं हम लोग, जैसे कि इंडस्ट्रीज में या गाड़ियों में वगैरह, तो उससे क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। तो वो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव देता है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं बेटा कोयले और पेट्रोलियम की, जो कि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। ओके, अब बेटा आपके मन में कभी सवाल आया है कि ये जो कोयला है, कोयला देखा सभी बच्चों ने, कोयले का रंग कैसा होता है बेटा? जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे, कोयले का रंग कैसा होता है, बोलिए जल्दी से। और कोयले का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? ओके, आप लिखिए। ठीक है, तो कोयले की एक स्टोरी आपको सुनाते हैं बेटा। यहाँ पर आपको एक सिमुलेशन दिखाई दे रहा है जिसमें कि आप देख रहे हो बहुत सारे पेड़ हैं, है ना। तो मैं पृथ्वी की उस समय की बात करने वाली हूं आपसे, 300 मिलियन वर्ष पूर्व की पृथ्वी की। कब की बात कर रही हूं मैं? 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की बात कर रही हूं बेटा। तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा घने वन थे। कैसे थे बेटा? तो उस टाइम पर ज्यादा क्या नहीं थे, जनवास नहीं था, कम पॉपुलेशन था, है ना। तो घर वगैरह भी नहीं थे, बहुत ही ज्यादा जगहों पर क्या थे बेटा, वन थे, बहुत ज्यादा घने वन थे। उसके बाद क्या हुआ ये जो वन है, या जो जिस एरिया में वन था ना बेटा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आई। बाढ़ जैसे प्राकृतिक, वेरी गुड, जीयूपीएस चंदापुर के बच्चे हमेशा जो है रेडी रहते हैं आंसर के साथ। बहुत बढ़िया, ब्लैक कहा है उन्होंने, कोयले का रंग, है ना, शाबाश बेटा। तो बाढ़
प्राकृतिक कारण के कारण क्या हो गए, वन जो है जल में डूब गए। क्या हो गए बेटा, वन जो है वो जल में डूब गए, है ना। जब बाढ़ आती है तो सब डूब जाते हैं। फिर क्या हुआ, डूबे हुए वनों के ऊपर क्या आ गए, मिट्टी। डूबे हुए वनों के ऊपर जब पानी सब नीचे उतरने लगा तो मिट्टी ऐसे आकर उसके ऊपर परत जमाने लगी। ठीक है, तो वन सब क्या हो गए बेटा, भूमि के भीतर दब गए। ठीक है, भूमि के भीतर दब गए। और क्या होगा, उसके बाद क्या हुआ कि जब ये पूरा वन जो है मिट्टी ने इसको ढक दिया, तो वन जितने भी जीव जंतु थे सभी उसके अंदर ढक गए, है ना। ऊपर ऊपर मिट्टी आ गई। अब जैसे जैसे दाब और ताप जो है बढ़ता गया, हीट और प्रेशर जो है, आपको इसमें एरो के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि क्या हो रहा है, यहाँ पर दाब बढ़ रहा है उसके ऊपर, है ना। और जो है क्या बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा, तापमान बढ़ रहा है। तो इसमें मिट्टी के अंदर दबी हुई वनस्पति और गहरे और सघन होती चली गई, यानी नीचे 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 की तरफ दबते चले गए। ओके, उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद उच्च ताप और उच्च दाब के प्रभाव के कारण वनस्पति धीरे धीरे किसमें परिवर्तित हो गए बेटा, किसमें परिवर्तित हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए। वेरी गुड पवनेंद्र जी, कौन से स्कूल से हैं आप, GUPS गलजुआरी से, है ना। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो बेटा धीरे धीरे क्या बन गए, ये कोयले में परिवर्तित हो गए। अब कोयला जो है इसको हम कैसा ईंधन कहते हैं, इसको कहते हैं जीवाश्म ईंधन। क्या कहते हैं कोयले को, कोयले को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है बेटा। तो कोयले का निर्माण जो है वो कार्बनीकरण कहा जाता है। ठीक है, उच्च ताप व उच्च दाब के प्रभाव से वनस्पति धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गई। इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं, इसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं बेटा। इतनी बात समझ में आई मेरे बच्चों को? अगर आ गई है तो क्लियर है मैम बताइएगा जरूर। ठीक है, तो कोयले की कहानी क्या बताई मैंने आपको, क्या बताई मैंने आपको, बताइए। यस, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसी प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे क्या हो गए बेटा, संपीड़ित हो गए। और जैसे जैसे वे गहरे होते गए क्या हो गया, उनमें ताप भी बढ़ता गया, दाब भी बढ़ता गया। और उच्च दाब और ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होते चले गए। ओके, अब अगली बार कोई भी आपसे पूछे कि कोयला कैसे बना, तो ये स्टोरी उनको जरूर बताइएगा बच्चों। तो कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। क्या होता है बेटा कोयले में, मुख्य रूप से कार्बन होता है। और कार्बन को हम कैसे लिखते हैं, उसका सिंबल क्या लिखते हैं बेटा कार्बन को, चैट बॉक्स में बताइए मुझे। कार्बन को कैसे, उसका सिंबल कैसे लिखते हैं हम लोग? तो कोयले के मुख्य रूप में, कोयले में मुख्य रूप में कार्बन होते हैं। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम से यानी कि स्लो प्रोसेस के द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कार्बनीकरण। क्या कहा जाता है उसे, कार्बनीकरण कहा जाता है। क्योंकि ये वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः हम, तो वनस्पति क्या है बच्चों, जीवित वस्तुएं थी, है ना। तो जीवित वस्तुओं के ऊपर मिट्टी आकर दब गया, उसके ऊपर दाब और जो है ताप आ गए, तो वो जो वनस्पति वगैरह है वो क्या बन गए, उनके अवशेषों से बना हुआ है कोयला। अतः कोयला को हम क्या कहते हैं, कोयले को हम जीवाश्म ईंधन अथवा फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ठीक है, तो आपसे जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कोयले को हम जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं, Why is coal called fossil fuel? तो आप जो है बहुत बढ़िया तरीके से आंसर लिखेंगे। तैयार है ना सभी, अच्छे से लिखोगे सभी आंसर्स? ओके बेटा, अब जो है कोयला जो है, कोयले में मैंने आपको जैसे बताया, कोयले में जो है अधिकांश जो है वो कार्बन होता है। और ये हाइड्रोजन और
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यौगिकों का एक जटिल मिश्रण है बच्चों। कैसा मिश्रण है? कोयला जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यौगिकों का एक जटिल मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन और सल्फर और फास्फोरस यौगिक भी मौजूद है। और क्या क्या मौजूद है कोयले में? नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इनके यौगिक भी मौजूद है। और ये पृथ्वी की सतह के नीचे गहरी कोयले के खदानों में पाई जाती है। कोयला कहाँ से निकाला जाता है? कोयले के खदानों से निकाली जाती है। तो कोयला एक ज्वलनशील काली या भूरी काली तलछटी चट्टान है जिसमें उच्च मात्रा में कार्बन और हाइड्रोकार्बन होते हैं। ओके, कोयले को गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में वर्गीकृत किया गया है। क्यों किया गया है बेटा? क्योंकि इसको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और इसका लगातार अगर हम उपयोग करते रहेंगे तो ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो कोयला जो है एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है और साथ साथ में इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए इसका उपयोग हमें सही ढंग से सोच समझ के करना चाहिए। तो बेटा आज का क्लास बस इतना ही। आपको क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर क्लियर है तो क्लियर बताइएगा, अच्छा लगा तो अच्छा बताइएगा। अगले क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।